चलिए बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग सोशलिज्म इन यूरोप के अंदर मैंने आपको कुछ आइडियाज बताए थे कि हम लोगों के चार फिलोसफर्स थे जिनके आइडियाज हम लोगों ने पढ़े थे। बेसिकली लास्ट में मैंने आपको कार्ल मार्क्स का एक आइडिया बताया था। बात यहाँ पे आगे क्या आती है कि ये आइडिया तो इन लोगों ने दे दिया, मतलब इन लोगों ने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप सोशलिज्म ला सकते हो या क्या चीज अच्छी है आपके लिए। मेन चीज आती है कि इसके इनके आइडिया को अगर कोई सपोर्ट ही ना करता, यानी कि अगर कोई इनके आइडिया को अडेप्ट ना करता, इनका आइडिया तो वेस्ट हो जाता, फिर यानी कि इनकी जो सोच है वो वेस्ट हो जाती। सो बेसिकली आज हमें क्या समझना है, आज हमें समझना है कि किस तरीके से लोगों ने इनके आइडिया को सपोर्ट करना स्टार्ट किया यूरोप में। ठीक है, फिर हम यूरोप के बेसिकली इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि यूरोप की इकोनॉमी कैसी है। ठीक है, चलो शुरू करें जरा फिर एक बार। देखते हैं। सो हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या आता है, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म की किस तरीके से सोशलिज्म को सपोर्ट किया गया। ठीक है, बाय 1870s सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। अल्टीमेटली 1870 तक जो सोशलिस्ट का आइडिया था, जो कार्ल मार्क्स ने जनरेट किया लोगों के दिमाग में, या फिर रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लैंक, इन लोगों ने जब लोगों के दिमाग में ये बात भरनी शुरू करी, या फिर इन लोगों ने जो अपने आइडियाज लोगों के सामने रखने शुरू करे, सो अब 1870 तक ये आइडिया हर किसी के दिमाग में बैठ चुके थे। क्लियर है, यानी कि पूरे के पूरे यूरोप में आइडियाज फैल चुके थे। देन हुआ क्या, इससे हुआ क्या, फॉर्म हुई एक इंटरनेशनल बॉडी जिसको बोला गया सेकेंड इंटरनेशनल। सेकेंड इंटरनेशनल क्योंकि एक इंटरनेशनल तो ऑलरेडी पहले बॉडी बनी हुई है। क्लियर है, मतलब एक और बॉडी जनरेट होती है जो सपोर्ट कर रहे हैं सोशलिज्म। मतलब पहले वो लोग हैं जो कंजर्वेटिव है, उसके बाद अब ये लोग आए हैं जो सोशलिस्ट है। क्लियर है, तो सोशलिस्ट ने मिलकर के अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर अपनी पूरी बॉडी बनाई, इंटरनेशनल बॉडी। इसमें अलग अलग कंट्रीज के सोशलिस्ट इकट्ठे हुए और उसको नाम दिया गया सेकेंड इंटरनेशनल। क्लियर है, सिमिलर एसोसिएशन वर बीइंग फॉर्म्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। हर जगह पे इस तरीके से छोटी छोटी एसोसिएशंस बन रही थी। जैसे जर्मनी के अंदर वर्किंग क्लोजली विद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, बेसिकली एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई गई जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसपीडी बोला गया। होना ये एसडीपी चाहिए था बट इसको बोला एसपीडी गया। सो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई गई जहां पे सोसाइटी के डेमोक्रेसी के बारे में बात होती थी। इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी बनाई गई बाय ऑल द पीजेंट्स। फ्रांस के अंदर सोशलिस्ट पार्टी बनी दोबारा से। तो इस तरीके से देख रहे हो हर कंट्री के अंदर ऐसे हो क्या रहा है, हर कंट्री के अंदर सोशलिस्ट पार्टीज बन रही हैं, सोशलिज्म को सपोर्ट किया जा रहा है। सो इन सब ने मिलकर के अपना एक बॉडी बनाई, इंटरनेशनल बॉडी बनाई, इसका नाम रखा सेकेंड इंटरनेशनल। क्लियर है, these socialist association fight for better living and working conditions। इनके जो डिमांड्स थी वो क्या थी, बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं वहाँ की वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं वहाँ पे इनका रहन सहन जो है वो अच्छा हो। दे सेट अप फंड्स टू हेल्प मेंबर्स। इन्होंने फंड इकट्ठे करने शुरू करे अपने ही मेंबर्स की हेल्प करने के लिए। डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। अल्टीमेटली इन्होंने मांगा कि हमको जो 15-15, 16-16 घंटे जो काम करना पड़ता है आप उसे कम कर दीजिए, और उसे कम करने के बाद उसे कम करिए। दूसरी चीज, हमें वोट का हक दीजिए। रेडिकल्स की सोच यही थी बेसिकली। क्लियर। हाउएवर टिल 1914, मतलब 1914 तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, सोशलिस्ट नेवर सक्सीड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप। सोशलिस्ट अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाए, मतलब वो लोग अपने आइडियाज को एक तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे थे। उनके आइडियाज लेजिस्लेशन तक पहुंच चुके थे, यानी कि उनके आइडियाज की वजह से लॉ में चेंजेस करने की बात चल रही थी, बट स्टिल they were working under the government run by conservatives और liberals और radicals। क्लियर है, गवर्नमेंट अभी भी किसकी थी, या तो कंजर्वेटिव की थी जो पुराने वही एरिस्टोक्रेट्स राज कर रहे थे, लिबरल्स की बनी बाद में गवर्नमेंट, अपर मिडिल क्लास, फिर रेडिकल्स की बनी। इन्हीं की गवर्नमेंट के अंडर रह के ही ये लोग अपने आइडियाज को आगे पहुंचा रहे थे। क्लियर होती है कहानी, समझ में आता है टॉपिक क्या कह रहा है, कोई दिक्कत? कॉपी करिए फटाफट से एक बार जरा, जल्दी से जाइए। अब बच्चों यहाँ से ना आपका सोशलिस्ट का मतलब सोशलिज्म का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। सोशलिज्म के टॉपिक के बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है चैप्टर का, दैट इज द रशियन रेवोल्यूशन।
तो सोशलिज्म में हमने क्या सीखा कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ लोगों को पता लगा डेमोक्रेसी जो है बहुत अच्छी चीज है, तो उसके बाद लोगों को भी वैसा, बाकी यूरोप की कंट्रीज को भी ऐसा लगा कि नहीं हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए, तो उनके मन में कहीं ना कहीं नेशनलिज्म से पहले सोशलिज्म आया, जहाँ पे वो ये कहते थे कि अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर है तो ये गलत है, उसकी प्रॉपर्टी को सब में बांट दिया जाए और सोसाइटी एज अ होल डेवलप करे। ठीक है। सो अब रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में अगर बात करें तो जो रशिया था वो बेसिकली 1917 1917 तक मोनार्क रूल के अंदर था, मतलब मोनार्की थी वहां पे, डायनेस्टी रूल चलता था। अब हुआ क्या, 1917 दो रेवोल्यूशंस हुए, एक फेब रेवोल्यूशन और एक अक्टूबर रेवोल्यूशन। जो फेब रेवोल्यूशन था वो मोनार्की उससे नीचे आ गई, यानी कि मोनार्की खत्म हो गई। अब जो यहाँ था वो डेमोक्रेटिक बन चुके थे। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। उसके बाद अक्टूबर के अंदर वो जो गवर्नमेंट थी उसको टुक ओवर कर लिया सोशलिस्ट ने। ठीक है, मतलब जो मोनार्की जो फॉल हुई थी उसके बाद लिबरल्स और रेडिकल्स आए थे, लेकिन सोशलिस्ट कब आए थे, अक्टूबर रेवोल्यूशन में आए थे। क्लियर। द रशियन एम्पायर इन 1914, एक बार रशियन एम्पायर के बारे में बात करते हैं। मतलब 1917 से पहले जो मोनार्क था, मतलब जब रशिया में जब मोनार्की गवर्नमेंट थी, तो उस टाइम पे रशिया कैसा दिखता था। उसका जो एम्परर था उनका नाम था सार निकोलस सेकेंड। ठीक है, इनका नाम था सार निकोलस। इसके अलावा में इसमें क्या क्या था, रशिया एंड इट्स एम्पायर। देखो डायनेस्टी होती थी, मतलब राज्य हुआ करता था। अब उस राज्य में लिमिट नहीं होती थी एक्चुअली। अभी क्या होता है, अभी हमारी कंट्री की लिमिट है, बाउंड्रीज है, उसके बाहर अपनी कंट्री को अपना नहीं बोलते, मतलब वो उसके बाहर हमारी कंट्री नहीं होती, हमारी कंट्री अंदर तक ही है। इनका जो राज था ना वो फैलता जाता था, मतलब ये इनका क्या काम था कि ठीक है कहीं पे ये इनकी छोटी सी डायनेस्टी है, छोटी सी एक राज्य है इनका, इन्होंने किया क्या, दूसरे किसी राज्य पे हमला कर दिया, हमला किया, उसको मारा, वो भी अपने अंडर ले लिया, डायनेस्टी का पार्ट, कॉलोनीज। ठीक है, सो ऐसा कुछ करते, कॉलोनियल गवर्नमेंट बनाते थे ये। सो रशियन एम्पायर के अंदर एक तो रशिया उनका मेन होमलैंड था, वो था ही। इसके अलावा में जो आज के टाइम पे बाकी सारी कंट्रीज हैं वो भी किसी टाइम पे रशियन एम्पायर के अंडर थी। जैसे प्रेजेंट डे फिनलैंड, लेटविया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सारी की सारी जो जगहें हैं, सारी की सारी जो कंट्रीज हैं, ये किसी टाइम पे रशिया के एम्पायर का पार्ट थी। क्लियर है, यानी कि रशियन एम्परर का पार्ट थी। रशियन एम्परर सार निकोलस और उसकी फैमिली ने इन सारी जगहों को जीता हुआ है। क्लियर है। अगर रिलीजन के बारे में बात करें तो मेजॉरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी। अल्टीमेटली जो क्रिश्चियंस होते हैं ना बच्चों, वो भी सिर्फ एक टाइप के क्रिश्चियंस नहीं होते, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे अगर देखा जाए ना हमारी कंट्री में भी क्या है, हिंदू जो है वो अलग अलग टाइप के है, कोई मराठी हिंदू है, कोई जैनी हिंदू है, कोई राजस्थानी हिंदू है। सो अल्टीमेटली ऐसा, इसी तरीके से क्रिश्चियंस भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी। एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट। तो यहाँ पे ये सारे लोग जो थे वो रहा करते थे। आती है बात समझ में, क्लियर होता है टॉपिक। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी होगी आप लोगों की, लेकिन यस मेन चीज क्या है कि हम लोग इसको लिखते चलें और उसके बाद बुक से रीड करते चलें। मैं आपको एकदम से बल्क में सब कुछ करवा दूंगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसमें कम कम पढ़ेंगे लेकिन सही से पढ़ेंगे। समझ में आई बात, क्लियर होता है टॉपिक। चलिए कॉपी करिए फटाफट से। अब इसके बाद बच्चों हमें बात जो करनी है ना वो है हमारे पास रशियन इकोनॉमी। देखो दो चीजें पढ़ेंगे हम लोग, एक पढ़ेंगे रशियन इकोनॉमी, एक पढ़ेंगे रशियन सोसाइटी। रशियन इकोनॉमी हमारी आज की क्लास का टॉपिक होगा। रशियन सोसाइटी थोड़ा सा स्टार्ट करवाऊंगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। रशियन इकोनॉमी, इट वॉज मेनली एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी। अल्टीमेटली रशिया के अंदर भी जो मेन काम था वो एग्रीकल्चर का ही था। जैसे अगर देखें तो हम लोग हमारी इंडिया के अंदर बेसिकली इंडिया जो है वो भी एक एग्रीकल्चरिस्ट का कंट्री है। मतलब हमारी कंट्री भी जो है वो उसका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर था किसी टाइम पे, आज भी है ऑल्दो। सो अगर यहाँ देखा जाए तो रशिया जो थी वो एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी थी, यानी कि वहाँ पे मेनली जो एग्रीकल्चर था वही कंट्रीब्यूट करता था इकोनॉमी में। 85% ऑफ द पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ऑलमोस्ट 100 ही होगी, मतलब 85% जो थी वो पॉपुलेशन कनेक्टेड थी या फिर एंगेज थी एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है। जितने भी कल्टीवेटर्स थे यानी कि ये जो फार्मर्स थे, ये क्या करते थे, ये जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते थे वो मार्केट के लिए भी करते थे और अपने लिए भी करते थे।
अब देखो 15% जो बच गया उनको भी तो खिलाना पड़ेगा, तो उनके लिए बना करके मार्केट में बेचा करते थे और इसके अलावा अपने लिए भी प्रोड्यूस किया करते थे। क्लियर है? इंडस्ट्रीज वॉज फाउंड इन पॉकेट्स। फाउंड इन पॉकेट्स का मतलब ये नहीं कि जेब के अंदर होगी। फाउंड इन पॉकेट्स का मतलब है कुछ कुछ जगहों पर इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, जैसे हमारे पूरे के पूरे जो हमारे क्लोथ्स होते हैं उनमें पॉकेट सिर्फ एक दो ही होती है ना। ये थोड़ी है कि पूरी आपने शर्ट जो पहन रखी सब पे पूरे पॉकेट ही होगी, नहीं। सो पॉकेट्स कम होती हैं, तो इसीलिए इसको इस तरीके से एक स्लैंग में बोला गया है कि इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स, यानी कि इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत कम मिलती थी, बहुत कम क्वांटिटी में थी। कहाँ कहाँ पे थी? Petersburg and Moscow were the major industrial area, but most of the production was carried by craftsmen. अब इसका मतलब क्या है समझो। पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को दो जगहें हैं बेसिकली ये। यहाँ ये एक मेजर इंडस्ट्रियल एरिया था जहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज कैरिड बाय क्राफ्ट्समैन। क्राफ्ट्समैन का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल ओनर। मतलब ज्यादातर जो चीजें हैं वो इंडिविजुअल ओनर बना करके ही बेचा करते थे। इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन बहुत कम हुआ करती थी। इंडस्ट्रीज तो थी लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम थी। सिर्फ फॉर एग्जांपल अब एक इंडस्ट्री है, मान लो वो कपड़े बना रही है, ठीक है, क्लोथ इंडस्ट्री है, तो वहां पे कपड़े बन रहे हैं। और इसके अलावा में क्या हो रहा है, जिन लोगों को कपड़े सिलने आते हैं, जिन लोगों को कपड़े बनाने आते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रीज में नहीं जा रहे, वो अपने घर में ही कपड़े सिल रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं और लोगों को बेच रहे हैं। सो जब कोई इंसान कपड़े अपने पास ही बना रहा है बिना इंडस्ट्री जाए, इंडिविजुअली जब वो कोई चीज परफॉर्म कर रहा है, तो उसे बोलते हैं क्राफ्ट। ठीक है। सो इंडस्ट्रीज तो थी। इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे थी? इंडस्ट्रीज थी पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को में। इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे थी? इंडस्ट्री थी पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को में। यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, लेकिन लेकिन अभी भी जो प्रोडक्शन थी वो कौन कर रहा था? क्राफ्टमैन कर रहे थे, यानी कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स कर रहे थे। ठीक है। फिर क्या हुआ? 1890s के टाइम पे, मतलब लेट 19 सेंचुरी में अल्टीमेटली क्या हुआ? रेलवे एक्सपैंड हुई, यानी कि अब रेलवेज आ गई। अब देखो नॉर्मल सी कहानी है, जब कभी कभी किसी कंट्री में या कहीं पर भी कोई नई चीज आती है तो वहां पे लोग ज्यादातर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ना वहां पे अपॉर्चुनिटीज नजर आती है कि हाँ ये काम यहाँ हो सकता है। ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल जब रेलवे एक्सपैंड हुई तो लोगों को ऐसा लगा कि ठीक है, अगर यहाँ रेलवे आएगी तो यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो अच्छा हो जाएगा, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जा सकते हैं। ठीक है। सो इसके बाद अगर हम कहीं पर भी अपना कोई सेटअप करते हैं तो हमें रॉ मटेरियल, हमें फाइनल प्रोडक्ट्स को अगर कहीं पे भी भेजना है तो हमें उसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, हम ट्रांसपोर्टेशन इजीली कर सकते हैं। सो यहाँ पे लोगों को एक बहुत बड़ा विजन नजर आया कि ठीक है, अगर रेलवे आ गया है तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा और चीजों को भेजना और लाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी फैक्ट्री का सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज सोचते हुए बाकी की जो कंट्रीज थी उन्होंने अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी मतलब जब रेलवे आया तो यहाँ पे बाकी सारी कंट्रीज ने क्या किया, उसको डेवलप करने के लिए पैसे देना शुरू कर दिए कि ठीक है हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर है? या फिर इंडस्ट्रीज डाल दी कि हम रशिया में आकर के अपनी इंडस्ट्रीज खोल ली कि भाई ये हमारी कंट्री की इंडस्ट्री, हम यहाँ पे खोल लेते हैं। ठीक है। उससे रशिया को क्या फायदा? रशिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि रशिया में जो प्रोडक्शन होगी वो रशिया की प्रोडक्शन होगी। क्लियर है? रशिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, रशिया के पास फॉरेन करेंसी आएगी। ठीक। सो इसकी वजह से तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज बढ़ गई। क्लियर है? और क्या हुआ? कोल प्रोडक्शन डबल हो गई। कोल प्रोडक्शन डबल क्यों हो गई? दोबारा से वही रेलवे आ गया है तो अल्टीमेटली चीजें इधर से उधर जा सकती हैं। स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड, बेसिकली इसका मतलब क्या है? 4 गुना हो जाना है। स्टील आउटपुट जो है वो 4 गुना हो गया। यहाँ पे मिनरल्स और माइंस, मतलब माइनिंग यहाँ पे बहुत इजीली होती है, माइंस बहुत सारी हैं यहाँ पे, आयरन बहुत ज्यादा मिलता है रशिया के अंदर। सो इसीलिए स्टील आउटपुट जो थे वो बढ़ गए। क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास अल्टीमेटली जैसे सब इंडस्ट्रीज सेट होने लग गई, ये जो इंडस्ट्री सेटअप हुई है सिर्फ कपड़े की नहीं थी, ये बहुत सारी चीजों की थी। इसमें माइनिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा थी, जिसकी वजह से कोल प्रोडक्शन बढ़ी, जिसकी वजह से स्टील प्रोडक्शन बढ़ गई। ठीक है। स्टील प्रोडक्शन 4 टाइम्स एंड कोल प्रोडक्शन ट्वाइस, डबल हो गई। क्लियर? अब अगर यहाँ पर एक चीज देखी जाए तो ये ग्रोइंग इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं पे यूजफुल तो है ही, क्योंकि ये लोगों को काम दे रहे हैं, ये रशिया की इकोनॉमी को भी बढ़ा रहे हैं, तो ये इनके लिए बहुत यूजफुल था। लेकिन हर चीज जब कभी किसी पॉजिटिव
इम्पैक्ट के साथ आती है तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स अब क्या आते हैं? अगर मैं यहाँ पे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में बात करूँ, अगर मैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में बात करूँ तो मोस्ट इंडस्ट्री वर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। काफी सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। अब जिसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है भाई वो थोड़ी किसी के हिस्से शेयर बांटेगा अपना, मतलब किसी के हिस्से थोड़ी बांटेगा प्रॉफिट को। जो प्रॉफिट आ रहा है वो सारा उसका कहेगा मेरी इंडस्ट्री है, मेरा सारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाज ओनली एम। इनका जो मेन काम था वो सिर्फ यही था कि इनको प्रॉफिट चाहिए था। इनको कोई मतलब नहीं है वर्कर काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितने घंटे कर रहा है, उसकी तबीयत सही है नहीं है, उसको वर्किंग कंडीशन सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हार्डली मैटर्स। इसको सिर्फ एक चीज के बारे में पता था कि हमको अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है। ठीक है। गवर्नमेंट वर्क टू इंश्योर मैक्सिमम मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो थी वो यहाँ पे किस लिए काम कर रही थी? गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही थी, गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही थी मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर ऑफ वर्क। यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे ट्राई कर रही थी ऐसा कि हर किसी को मिनिमम वेजेस जो है हर किसी के फिक्स हो जाए कि भाई कोई भी काम करेगा इतने पैसे तो देने ही पड़ेंगे। क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये क्या करते थे कि अपनी मर्जी से पैसे दिया करते थे, जिस किसी को ज्यादा किसी को कम, तो कोई रूल रेगुलेशंस नहीं थे। इसके अलावा में लिमिटेड आवर ऑफ वर्क, ये चाहते थे कि सबके लिए जो काम है वो लिमिटेड आवर्स में हो जाए। यानी कि आप बेसिक 2-3 शिफ्ट्स लगाओ वो कोई अलग बात है, लेकिन आप एक इंसान से लिमिटेड आवर्स में काम करवाओ। ठीक है, जैसे अभी होता है 9 to 5 की जॉब, यानी कि 8 घंटे की नौकरी होती है। सो अभी अगर देखा जाए तो एक जो शिफ्ट होती है किसी इंसान की वो 8 to 9 आवर्स की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। क्लियर है? तो ये फिक्स्ड है। तो गवर्नमेंट यही ट्राई कर रही थी, बट ऑफन दीज रूल वर ब्रोकन बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट। लेकिन ये वाले जो रूल्स थे ये कौन इंडस्ट्रियलिस्ट मान रहा था? तो उन्होंने रूल्स को तोड़ा, बेइंतहा तोड़ा कि ठीक है हम कोई नहीं मानेंगे, हम तो यही करेंगे। सो अल्टीमेटली उन्होंने लॉन्ग वर्किंग आवर्स रखे, 16-16 घंटे उन्होंने काम करवाया अपने वर्कर्स से ताकि उनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ सके। इसके अलावा में उनको रहने के लिए बेसिकली बहुत ही अच्छी जगह नहीं दी गई। वर्कर्स वर अकोमोडेटेड इन रूम्स एंड डॉर्मेटरीज। बेसिकली डॉर्मेटरीज का मतलब क्या होता है बच्चों, एक बार ये समझो जरा। डॉर्मेटरीज होते हैं, आपने कोई अगर मूवी देखी हो तो वहां पे क्या होता है जबकि कोई एनसीसी यानी कि पुलिस कैंप्स होते हैं या फिर हॉस्टल्स जो होते हैं उसमें क्या होता है एक बड़ा सा हॉल होता है। उस बड़े से हॉल के अंदर बहुत सारे बेड्स लगे हुए होते हैं ऊपर नीचे वाले, जिसके अंदर लोग सिर्फ मतलब बहुत कम जगह होती है तो बहुत सारे बेड्स होते हैं। सो जब एक जगह पे आप किसी को भर देते हो ना, मतलब बहुत सारे लोगों को एक ही छोटी सी जगह पे भर देते हो, उसे डॉर्मेटरीज बोला जाता है। डॉर्मेटरीज एक बड़ा सा हॉल होगा डॉर्मेटरी, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे होंगे। ठीक है। सो जो वर्कर्स थे उन्हें छोटे छोटे कमरों में और डॉर्मेटरीज में रखा जाता था, तो उनके जो लिविंग कंडीशंस थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। आती है बात समझ में? सो मेरे ख्याल से इकॉनमी क्लियर है। इकॉनमी में क्या हुआ, अगर सबसे पहले मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज ये है कि इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत कम थी, एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा था। जब रेलवे एक्सपैंड हुआ 1890 में, इनकी लेट 19th सेंचुरी में, तो उसके बाद वहाँ पे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बढ़ी जिससे इंडस्ट्रीज बढ़ी, जिससे कोल प्रोडक्शन बढ़ गई, स्टील प्रोडक्शन बढ़ गई। इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो अभी भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे वर्कर्स को बाय मेकिंग देम वर्क फॉर 16 आवर्स ऑलमोस्ट। इसके अलावा में उनसे 16-16 घंटे काम करवा के, इसके अलावा में उनको डॉर्मेटरीज और छोटे छोटे कमरों में रखा जाता था। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द रशियन इकोनॉमी अभी के लिए। ठीक है, अब रशियन सोसाइटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वर्कर्स माइग्रेटेड फ्रॉम विलेज एंड सेटल्ड इन सिटीज। अब अल्टीमेटली इसकी सोसाइटी अगर देखी जाए तो लोग गांव से निकल के शहरों में आके बस गए थे। क्यों बस गए थे? भाई पैसा कमाना था, नॉर्मल सी कहानी है। दे वर डिवाइडेड बाय स्किल्स। लेकिन अब हुआ क्या, अब ये स्किल्स के थ्रू डिवाइडेड थे, मतलब वर्कर्स में जो लेबर क्लास थी उनमें भी अब ऊंच नीच आ गई। क्लियर है? अब जो वर्कर्स हैं, जो स्किलफुल वर्कर्स हैं, यानी कि जो ऐसा काम करते हैं जो टेक्निकल, जहाँ पे स्किल्स की जरूरत है, वो अपने आप को बड़ा मानने लग गए थे। यानी कि वो अपने आप को एक तरीके से ऐसा मानने लग गए थे कि भाई हम ऊंचे हैं, यानी कि हमको सब आता है, तुमको कुछ नहीं आता। तो तुम जो हो वो एक तरीके से लेबर क्लास में भी लोअर स्ट्रेटा के लोग। ठीक है, तो ये स्किल से डिवाइड हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल मेटल वर्कर कंसिडर देमसेल्व एज एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स।
वो बाकी वर्कर्स में अपने आप को एरिस्टोक्रेट्स यानी कि ऊंची जात का मानने लग गए थे कि भाई हमें आता है, इन्हें कुछ नहीं आता। मेटल वर्कर्स, क्योंकि जो मेटल वर्क्स होते हैं, मेटल माइनिंग जो होती है या कोई भी मेटल रिलेटेड काम जो होता है, उसमें स्किल्स चाहिए होती है। सो वो ये सोचते थे कि हमारे पास स्किल्स हैं तो अल्टीमेटली भाई हम ऊंचे हैं और ये कहीं ना कहीं गए गुजरे। क्लियर? Women made up 31% of the factory labor force by 1914। 1914 तक women जो थी उन्होंने 31% तक फैक्ट्री लेबर फोर्स जो थी वो बना ली थी। मतलब औरतें यहाँ पे 31% तक औरतें काम करती थी। क्लियर है? बट प्रॉब्लम क्या थी? दे वर पेड लेस देन मेन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेसिकली होता है कुछ स्टीरियोटिपिकल सोच की वजह से। लोगों का मानना ये था कि आदमी जो है उसको ज्यादा पैसे इसलिए मिलने चाहिए क्योंकि उसको घर चलाना है। क्लियर है? वो मेहनत करने के लिए बना है, वो मेहनत ज्यादा कर रहा है। लेकिन औरतों के लिए ऐसा सोचा जाता था कि दे वर मेंट फॉर ओनली होम पर्पस, बेसिकली घरों के काम के लिए बनी हुई है वो, उनको बाहर के काम नहीं करने चाहिए, इसके अलावा उनको ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं। ये बात मानी जाती थी जिसकी वजह से उन्हें कम पैसे दिए जाते थे। क्लियर है? मतलब सेम काम के भी कम पैसे, कि आपको जरूरत नहीं है पैसों की, आदमी को ज्यादा जरूरत है पैसों की। ऐसा नो डाउट डिविजन वर देयर बट वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ डिवीजन तो है, मतलब यहाँ वर्कर्स आपस में बटे हुए हैं, लेकिन जब बात आई कि अपने एम्प्लॉयर से लड़ना है, यानी कि अपने जो इंडस्ट्री के जो मालिक हैं उनसे स्ट्राइक, उनके अगेंस्ट स्ट्राइक पे बैठना है, तो ये सारे के सारे यूनाइट हो गए। ठीक है? तो एक छोटी सी बात है, मान लो हम भाई बहन, ठीक है, मतलब आपका एक छोटा भाई है, अब आप उससे लड़ रहे हो, आप उससे लड़ रहे हो, मतलब कुछ भी हो रहा है तो आप उससे लड़ रहे हो बुरे तरीके से। बट अगर बाय चांस, अगर बाय चांस आपकी या आपके भाई की लड़ाई पड़ोसी से हो जाए, ठीक है, तो क्या करोगे? आपस की लड़ाई तो निपट लेंगे बाद में, पहले मिलके उससे लड़ने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे वही चीज थी, ये लेबर्स जो थे हैं तो लेबर क्लास, यानी कि हम सारे सारे वर्कर्स ही। सो ये आपस में डिवाइडेड है कि ठीक है भाई, तू तेरे में स्किल्स नहीं है, तू गया गुजरा, तू नीचे बैठ, मेरे पास स्किल्स है, मैं तेरे से ऊपर हूँ, मेरे को ज्यादा आता है। ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन जहां पे एम्प्लॉयर आया, जहाँ पे एम्प्लॉयर आया और उससे लड़ने के बारे में बात है कि इससे अब सैलरी बढ़वानी है, या फिर इससे अपने वर्किंग आवर्स कम करवाने हैं, या फिर इससे रहने की कंडीशन सही करवानी है, तो जब एम्प्लॉयर से लड़ने की बात आई तो दे ऑल यूनाइटेड, ये सारे के सारे यूनाइट हो गए, एक साथ जुड़ गए अगेंस्ट द एम्प्लॉयर ऑन द डिसमिसल ऑफ देयर डिमांड और वर्क कंडीशन। तो अल्टीमेटली जब इनको एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट खड़ा होना था, सारे के सारे एक साथ आ गए। कुछ स्ट्राइक्स हुई जो फेमस स्ट्राइक्स थी, स्ट्राइक्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज 96 और 97 में हुई थी, मतलब 1896 और 97 के अंदर हुई थी। मेटल इंडस्ट्री में जो स्ट्राइक हुई थी वो ड्यूरिंग 1902 में हुई थी। सो इन सारी स्ट्राइक्स के अंदर ये सारे वर्कर्स जो थे वो एक साथ आ गए। समझ में आई कहानी? क्लियर? यहाँ तक का टॉपिक आप सारा का सारा अपनी बुक से एक बार कवर अप कर रहे हो, उसके बाद कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से अलग से पूछ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे सीधा फ्राइडे को, फ्राइडे तक का टाइम है आपके पास, अच्छे से कर लीजिए। सीधा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास फ्राइडे, तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ।